नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आज सभी आप जानते होंगे कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा निर्णय आया है, न्यूज़ चैनल में भी खूब चल रहा है। तो ये जो जाति जनगणना का निर्णय जो हमारी भारत सरकार की कैबिनेट ने लिया है, उनका और पूरे देशवासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये जो जाति जनगणना का निर्णय लिया गया है, इससे सभी देशवासी बहुत खुश होंगे। इससे जो हमारे वंचित लोग हैं उनको उनके अधिकारों के बारे में पता चलेगा। ये भी पता चलेगा कि जाति जनगणना से सही मायने में कि किन व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, किन व्यक्ति को लाभ नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं इसी के विषय में। आज हमारे बीच में मिस्टर अमित जी उपस्थित हैं और हम लोग इस चैनल पे लगातार बातचीत करते रहते हैं। आप लोगों को पता भी है कि हम लोग कुछ न कुछ नए मुद्दे पर आपके सामने उपस्थित होते हैं और जाति जनगणना के विषय में हमारे चैनल में इसके पहले भी हम लोग कई बार इस पे बातचीत कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ वीडियो मिलेगा। तो इसी विषय पर आज हम अमित जी से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जाति जनगणना का हमारे देश में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इससे कितने लोग हमारे लाभान्वित होंगे। तो पुनः अमित जी, आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए, इस ऐतिहासिक अवसर पर ये मौका देने के लिए, जहाँ पर सभी देशवासी, क्योंकि सभी देशवासियों की ये इच्छा थी कि भारत सरकार जनगणना ही केवल ना कराए, जो कि 2021 से ही पेंडिंग है और अभी तक नहीं हो पाया है। तो जब जनगणना हो तो उसमें जातीय जनगणना भी हो। ये सारे सभी देशवासियों की इच्छा थी कि ये हो, ये कार्य बहुत बड़ा कार्य है और ये होना चाहिए। और आज उस पर कैबिनेट ने अंततः, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कैबिनेट ने अंततः मोहर लगा दी कि हम अगले जो सेंसस होगा उस सेंसस में हम कास्ट सेंसस भी उसके साथ साथ कराएंगे। तो इस मौके पर सारे देशवासियों को सबसे पहले बधाई मिलना चाहिए और वो बधाई के पात्र हैं। और इसके साथ साथ भारत सरकार को भी बधाई मिलना चाहिए, विपक्ष को भी, पक्ष को भी मिलना चाहिए कि उन्होंने, उनके दबाव में कहिए या अपने से कहिए, उन्होंने ये निर्णय लिया। तो सभी देशवासी इस बधाई के पात्र हैं, शुभकामना के पात्र हैं। और आने वाले समय में हम लोग भी चाहते हैं, हम लोगों ने इस पे वीडियो भी बनाया है, एक लंबी चर्चा हम लोग की है इस चैनल पर, वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आरक्षण के सवाल पर, प्रतिनिधित्व के सवाल पर हमने इस चर्चा में ही बताया था कि ये राष्ट्रीय ये जाति जनगणना का सवाल है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये राष्ट्रीय सवाल है, क्योंकि ये न्याय से जुड़ा है, अधिकार से जुड़ा है। तो डॉक्टर इनकी, आपको भी सबसे पहले इस निर्णय के लिए बधाई, और इसके लिए भी बधाई कि आप ऐसी चर्चाओं को मॉडरेट करती हैं, कंडक्ट करती हैं, तुरंत उस पर चर्चा रखती हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपका भी। अब कुछ सवालों की तरफ चलते हैं, आपसे कुछ प्रश्न भी जान लेते हैं और लेते हैं उन प्रश्नों का आपसे जवाब। पहला सवाल हमारा अमित जी आपसे ये है कि मोदी सरकार ने अंततः जाति जनगणना कराने का फैसला ले ही लिया है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि आप इसको क्या समझते हैं? डॉक्टर इनकी, जैसा कि हमने पहले कहा कि ये इस देश का बहुत पहले से डिमांड रहा है। अब उतना समय हमारे पास नहीं होगा कि हम उन लोगों का नाम लेते चलें, लेकिन आपको ये बताएं कि राष्ट्रीय मोर्चा की जब सरकार थी, 1966-97 का हम दौर बता रहे हैं, उसी समय से जातीय जनगणना का डिमांड होता रहा है इस देश में। और जातीय जनगणना का डिमांड करने के पीछे कारण क्या है? इस देश में कोई भी ये व्यक्ति कहे, संविधान है, सारी चीजें हैं, लेकिन जाति इस देश की सच्चाई है। जाति दूसरे दूसरे रूप में दूसरे दूसरे जगहों पर हो सकते, इस बात को हम मानते हैं। नॉर्थ इंडिया में जाति व्यवस्था अलग स्वरूप में है, साउथ इंडिया में अलग स्वरूप में है, महाराष्ट्र में अलग स्वरूप में है, वेस्टर्न आप इंडिया में देखेंगे अलग स्वरूप में है, नॉर्थ ईस्ट में अलग स्वरूप में है। लेकिन मेजोरिटी जो जनसंख्या है वो जाति के सच्चाई से परिचित है। और जाति आधार पर आप अंबेडकर का पूरा लिटरेचर उठा के पढ़ लीजिए, ज्योतिबा फूले का लिटरेचर उठा के पढ़ लीजिए, इन सारे लोगों का लिटरेचर, बाबू जगदेव प्रसाद का लिटरेचर आप उठा के पढ़ लीजिए,
लीजिए, यूपी में पेरियार ललई सिंह का आप लिटरेचर उठा के पढ़ लीजिए। तो कहने का मतलब कि जाति आधारित जो अन्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो अन्याय है जाति आधारित, उसके सच्चाई को ये सारी लिटरेचर बयां करती हैं। और हम भी जानते हैं कि आज जो चुनाव होता है, कितना भी आप कहें कि यहाँ पर जाति नहीं है, जाति को आप इनकार करें, हिंदुत्व की बात करें, हिंदू होने की बात करें, मुसलमान की बात करें, उनके व्यापकता की बात करें, उन सब के बावजूद भी यहाँ सामाजिक जो संगठन है या संरचना है वो जाति आधारित है। इस बात को इनकार आप नहीं कर सकते। इस देश में न्याय और अन्याय की परिभाषा जाति आधारित है, इस बात को आप स्वीकार करना ही होगा अगर आपको न्याय सुनिश्चित करना है। और यही वजह है, हम फिर ला रहे हैं, क्यों हम कह रहे हैं ये बात। कितने लोगों को इस बात से बड़ा दुख होता है, बड़ा वो भड़क जाते हैं जब हम कहते हैं कि जाति इस देश की सच्चाई है। और अगर जाति इस देश की सच्चाई नहीं होती तो भारत के संविधान के अंदर शैक्षणिक और सामाजिक स्तर के पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती। अगर ऐसा नहीं होता तो जो आप कहें कि एससी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए सीटों के आरक्षण की बात नहीं होती अगर जाति आधारित अन्याय नहीं होता। और इसीलिए ये जाति आधारित अन्याय है, आपकी संरचना जो सामाजिक है वो जाति आधार पर बंटी हुई है। अब भले बड़े फोल्ड में कहें कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं के अंदर जो वर्ण और जाति व्यवस्था है वो हिंदुओं को भी बहुत सारे वर्गों और जातियों में बांट करके रखा। एक हिंदू दूसरे का छुआ हुआ खाना नहीं खाएगा। उसी वजह से वो जाति व्यवस्था कहा जाता है कि किसी के लिए वो उसके लिए पूंजी होता है। अगर किसी खास जाति में पैदा हुआ है तो उसके लिए सब चीजें आसान हो जाती हैं, लेकिन किसी खास जाति समूह में कोई पैदा हुआ है तो उसके लिए सारी चीजें मुश्किल हो जाती हैं। आप यहाँ के नियुक्तियों में उठा के देख लीजिए, प्रोफेसर्स के अपॉइंटमेंट्स में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, सिविल सर्विसेज में देख लीजिए, जुडिशियरी में देख लीजिए ना कि कितने परसेंट दलित और पिछड़े हैं। इस डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा संख्या उनकी है, लेकिन सबसे कम प्रतिनिधित्व किसका है? उन्हीं का है। तो ये अपने आप में ये डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाता है। और यही बात थी कि लोहिया हो या बाबू जगदेव प्रसाद हो, इन लोगों ने कहा कि अगर पिछड़े 60% हैं 100% में, तो 60% उनको मिलना चाहिए। पिछड़ा पावे 100 में 60 का नारा लोहिया ने क्यों दिया? इस सच्चाई को रिकॉग्नाइज करते हुए दिया। और इस वजह से यह जानना जरूरी है कि भारत में कितने जातियों का, आप सच्चाई से कितना देर तक मुंह मोड़ेंगे। कुछ आइडियोलॉजी के लोग जैसे मार्क्सवादी और वामपंथी होते हैं, या आप कहें कि यहाँ इस देश में जो आरएसएस के लीडरशिप होते हैं वो सीधे ये बात कहते हैं कि नहीं, जाति आधारित जो अत्याचार है वो यहाँ की सच्चाई नहीं है, हम हिंदू हैं, हम केवल हिंदू हैं। लेकिन उसी हिंदू के अंदर कितनी बड़ी आप कहें कि अन्याय होती है कुछ जातियों के साथ, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो सवाल कैसे एड्रेस होगा? तो इस बीमारी का सबसे बड़ा निदान क्या है? अगर बीमारी का निदान आपको खोजना है तो बीमारी को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि ये जातिवाद बीमारी है। और बीमारी अगर है और वही हमारी सच्चाई है तो उसको एड्रेस कीजिए। और उसको एड्रेस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? भाई, राज कानून बनाता है, नीतियां बनाता है, किस आधार पर बनाएगा? आपको जातियों की संख्या नहीं पता, आरक्षण किसको कितना मिला इसका जानकारी नहीं है, कितने लोग पढ़ लिख रहे हैं उसकी जानकारी नहीं, कितने प्रोफेशन है किस जाति समूह का ये पता नहीं है, किनको क्या हक मिल रहा है ये पता नहीं है, तो कैसे आप अच्छे नीतियों को बनाएंगे? और यही वजह है कि इस देश से बेरोजगारी नहीं खत्म हुई, इस देश से गरीबी नहीं खत्म हुई, इस देश में सामाजिक न्याय मुकम्मल तरीके से लागू नहीं हुआ। और इसलिए जो सामाजिक न्याय आपके संविधान में दिया गया है उसको, उस लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहला कंडीशन है जातीय जनगणना। और ये बिहार ने कराया है, कर्नाटक ने कराया है, तेलंगाना ने कराया है, तमिलनाडु में पहले से इस आधार पर वहां आरक्षण है। और वो राज्य जो कराए हैं पहले जातीय जनगणना, वो बाकी राज्यों के तुलना में उठा करके देखेंगे तो वो विकसित है, क्योंकि उन्होंने टारगेट करके उनको टारगेट किया जिनको अभी भी फायदा नहीं मिला। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये निर्णय अपने आप में ऐतिहासिक है और इस निर्णय का समान होना चाहिए, इस निर्णय को लागू किया जाना चाहिए और उस आधार पर फिर राज्य की नीतियां बने। तब मुकम्मल रूप से सामाजिक न्याय स्थापित होगा देश में, तभी सही रूप में संवैधानिक व्यवस्था लागू होगी इस देश में।
बहुत अच्छा आपका जवाब रहा। और जैसा आपने कहा है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वैसा ही होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर जाति जनगणना निर्णय लिया है मोदी सरकार ने तो वो निरर्थक नहीं जाएगा, मैं ऐसा समझती हूँ। उससे दबे कुचले वंचित लोगों को ज़रूर उसका लाभ मिलना चाहिए। अगला सवाल हमारा आपसे ये है अमित जी कि इस फैसले के सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के सवाल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? बहुत ही हम कहें कि ये रिलेवेंट सवाल आपने पूछा है। ये रिलेवेंट इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इस चर्चा में, इस चैनल के चर्चा में हम लोगों ने चर्चा किया था एक रिपोर्ट का, और इस रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा था कि भारत में आईआईटी और आईआईएम जो हैं उसमें ओबीसी और एससी एसटी लोगों के अपॉइंटमेंट का क्या स्टेटस है। हमने इसी चैनल के चर्चा में, आप ही से चर्चा में, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज की संख्या है उन जजेज की संख्या में कितने लोग ओबीसी एससी एसटी और महिला हैं, इस बात की हमने चर्चा करी थी। इस डेमोक्रेसी में ये बात होती है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक रूप में ये समझ में आता है कि जिसका जितना वोट है उसका उतना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये केवल वोट में ही क्यों भाई, अगर हमारी संख्या भारी है, मान लीजिए कि ओबीसी की एक लमसम संख्या मतलब अब तो जनगणना होने जा रही है, लेकिन एक एस्टिमेट माना जाता है कि 50% इस पूरे आबादी में ओबीसी की जनसंख्या है, वो वोट करता है उसी आधार पर। लेकिन जब संसाधनों की आप बात करें, अपॉइंटमेंट्स की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, आईएएस एग्जामिनेशन की बात करें, उसमें केवल 27% आपका रिजर्वेशन सीमित कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया है। हमारे कहने का मतलब यह है कि वो फ्रीज करना ठीक है कि नहीं, ये पार्लियामेंट फैसला ले, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी संख्या 50% है और रिसोर्सेज में हमारा रिप्रेजेंटेशन मात्र 27%, अब 27% ना, उससे पहले तो आरक्षण ही नहीं था, उससे पहले तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था, हमारा सवाल ही नहीं उठता था। भाई रिजर्वेशन तो ओबीसी का 27% 90 के बाद मिलना शुरू हुआ है ना, और वो भी 27%, और 27% मान लीजिए 50% का वो हाफ हुआ, तो आधा ही तो मिल रहा है, आधे लोग कहां हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी राज्य का संसाधन है, उस संसाधन में जो भी यहाँ के लोग हैं उनको कहां आप स्पेस दे रहे हैं, उनको कहां रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनको कहां प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। और आपको बताते चलें कि आरक्षण की जो व्यवस्था संविधान में दी गई है वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दी गई है। कितने लोग ये समझते हैं कि ये गरीबी हटाओ उन्मूलन प्रोग्राम है। नहीं नहीं नहीं, ये गरीबी हटाने के लिए नहीं लाया गया। ये सामाजिक रूप से जो वंचित समूह है, और वो वंचित किसी भगवान की कृपा से नहीं है, हम बार बार ये बात ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं, वो किसी भगवान के आशीर्वाद से गरीब नहीं है। यहाँ के सामाजिक संरचना या उच्च जातियों के शोषणकारी और विभाजनकारी नीतियों की वजह से वो गरीब और शोषित है। तो उसकी तो गलती नहीं है ना, गलती तो आपके समाज ने किया है। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की बात की गई है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य कहिए कि वो मात्र 27% है। एससी एसटी का रिजर्वेशन तो 1947 से है, लेकिन उनके साथ जो आज भी सामाजिक बर्ताव होता है वो बात आप समझती हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि नहीं, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। भाई सामाजिक आपकी जातीय व्यवस्था ही आर्थिक है। वही लोग सबसे अमीर हैं जो जातीय रूप से सवर्ण हैं। तो ये कहना कि सामाजिक न्याय और ये जो प्रतिनिधित्व का सवाल है ये आर्थिक नहीं है, ये गुमराह करने वाला बयान है। और दूसरी बात, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि जो मजबूत तबके से आने वाले लोग हैं, खास करके जो उच्च जातियों के लोग हैं, वो बहुत अधिक मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं। हम साफ साफ इस ऑन द रिकॉर्ड इस चैनल पर कह रहे हैं आपसे कि मेरिट का कंसेप्ट अपने आप में धोखा है, वो चिटिंग है। वो कैसे चिटिंग है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं। एक बच्चा है जो बचपन से कन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, और एक बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। उसके माता पिता अमीर हैं, सामाजिक रूप से उच्च फैमिली से आते हैं, उच्च सामाजिक वर्ग से आते हैं। और एक बच्चा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, किसी दलित पिछड़े वर्ग से आता है, ना तो उसके माता पिता पिछड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, ना कुछ हैं। वो जब आता है यूपीएससी का कंपटीशन देने, तो यूपीएससी कहता है कि हम बराबरी पर कंपटीशन करा रहे हैं। क्या उम्मीद आप करती हैं कि कन्वेंट में बचपन से पढ़ने वाला बच्चा, जिसके माँ बाप एडुकेटेड हैं, शुरू से ही एडुकेशन उनको मिला है, और एक लड़का सरकारी स्कूल से आके पढ़ता है, वो बराबर कंपटीशन हो रहा है क्या? सवाल ही नहीं उठता है। ये बराबर कंपटीशन नहीं है।
और इसको वो कहते हैं कि हमारी मेरिट, हम खूब मेहनत करते हैं। हम कहते हैं कि तुम भाई वो जितना तुमको विशेषाधिकार जाति का मिला था ना उसको छोड़ दो और तुम कंपटीशन करो आके उस बराबरी से जो बच्चा सरकारी प्राइमरी स्कूल से जो पढ़ा है। है। तो उनकी औकात यहीं पे ठीक खत्म हो जाती है। ये वो लोग मेरिट की बात करते हैं, ये समझिए, ये समझने वाली बात है। ये मेरिट की बात वो करते हैं जो हमेशा से विशेषाधिकार का एंजॉयमेंट किए हैं और आज भी इस देश में चाहते हैं कि दलित गरीब परिवारों का बच्चा हमारे बराबर न आ जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि आरक्षण और सामाजिक न्याय की राजनीति इस देश में न हो। इसीलिए वही वर्ग है जो जातीय जनगणना का विरोध करता है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये वैसा वर्ग है जो सामाजिक न्याय का विरोधी है, जो 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 समाज में संवैधानिक न्याय है उसका विरोधी है, वो जातीय जनगणना का विरोधी है और किसी तरह से चाहता है कि लोकतंत्र में सामाजिक न्याय स्थापित न हो। वो सामाजिक अन्याय का समर्थक है और ये जाति जनगणना जब होगा ये सामाजिक न्याय के विरोधियों के ऊपर तमाचा होगा। हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सेंसिटिव, भावनात्मक होकर के उन वर्गों के बारे में सोचिए जिनको आपने ऐतिहासिक रूप से शोषण किया है उनका, और आज भी उनके हकों से वंचित करने का आप मतलब मजबूत प्रयास कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि अभी तक जातीय जनगणना इस देश में नहीं हुआ। मनमोहन सिंह की सरकार थी तो प्रयास किया गया, लेकिन देखिए उनकी साजिश सफल हुई। साजिश उस जनगणना को रिलीज ही नहीं होने दिया गया। ये उनकी सफलता मानी जाएगी कि आज भी शासन प्रशासन में वही लोग बैठे हुए हैं जो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े विरोधी हैं। इसलिए ये प्रभाव डालने वाला है, उनको जागरूक करेगा कि तुम्हारी संख्या इतनी है, डिमांड करो, पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा। वोट करते समय वो सोचेंगे कि किनको वोट करना है, किसने हमारे हक को खाया है। ये प्रभाव होने वाला है। निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। गरीब वंचित लोग भी समझना शुरू कर देंगे कि हमने वोट किसको दिया है और उसका लाभ हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और हम कितने परसेंट हैं और जिससे हमारे वोट से सरकार बनती है और उसका लाभ हमें नहीं मिलता है। हमें नहीं मिलता। और उच्च लोग जो है अपनी जेबें भरते रहते हैं, उनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप भूखे हैं, भूखे मर रहे हैं, आपके बच्चे शिक्षित हैं या नहीं हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार का फिर से मुझे पुनः अभिनंदन करना चाहिए। मोदी बहुत मजबूत कड़ी है। यहाँ के जो ये बिचौलिए हैं ना, उनको कभी तोड़ नहीं पाएंगे। यही कारण रहा है कि आज ये जाति जनगणना सफल हुई। अगला सवाल हमारा अमित जी आपसे है और मैं समझती हूँ कि ये सवाल बहुत अहम होगा आपके लिए। क्या इस फैसले से भारत का लोकतंत्र और सामाजिक समरसता को मजबूती मिलेगी या भारत की एकता को कमजोर करने वाली शक्तियां मजबूत होंगी? ये बहुत बड़ा रिलेवेंट सवाल है और इस सवाल में ये शामिल है कि वो कौन लोग हैं जो जातीय जनगणना का विरोध करते हैं, क्यों करते हैं, और वो कौन सी शक्तियां हैं जो जातीय जनगणना को समर्थन देती हैं और क्यों देती हैं। सबसे पहले हम पहले सवाल पर आते हैं कि कुछ लोग इसका विरोध क्यों करते हैं और ये क्यों कहते हैं कि भारत टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाएगा। यहाँ पर राजनीति समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है जिन जातीय समूहों को यहाँ पर जातीय जनगणना न होने से फायदा है। फायदा का क्या मतलब? जाति जनगणना होगा तो आप और हम संख्या जान जाएंगे ना कि हमारी कितनी संख्या है, और डेमोक्रेसी में संख्या का खेल है भाई। जिसका जितना वोट होगा उतना उसके वो लोग टिकट मांगेंगे, वो लोग वोट करेंगे। तो वो अपनी जैसे ही संख्या जान जाएंगे, उनको ये शिक्षा मिल जाएगी कि भाई हमारी जनसंख्या तो इतनी है तो हमें सीट इतना ही क्यों मिला, हमारा वोट इतना है तो हमारा राज्य के संसाधनों में, नौकरियों में, जॉब्स में हमें इतना ही क्यों मिला, हमारी आरक्षण इतने ही सीमित क्यों है। वो अपना हक मांगने लगेंगे। जैसे ही वो संख्या जानेंगे वो हक मांगने लगेंगे। तो वैसी जाति समूह जो माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक है, लेकिन सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठी हुई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सफैम का रिपोर्ट पढ़िएगा और बहुत सारे पेपर अभी आए हैं। इंडिया में 70% जो संसाधन है, अमीर जो है ना, वो उच्च जातियों के लोग हैं। और उनकी संख्या कितनी है भाई? आप पूरे संसाधन के 70% पर कब्जा बनाए हुए हैं और आपकी संख्या महज 15 से 20%। तो जो 70% जनसंख्या जब ये बात जान जाएगी तो उनको बोलेगी चलो
कुर्सी खाली करो, अब हम आते हैं। तो वैसे लोग क्या कहते हैं, वैसे लोग कहते हैं कि इन जातियों में जब जागरूकता आ जाएगी तो वो लोग अपना हक मांगेंगे, और जैसे ही हक मांगेंगे तो उनका एक अधिकार जो संसाधनों पर है वो खत्म हो जाएगा। तो वो क्या बोलते हैं, वो नैरेटिव क्या लाएंगे आपके सामने, वो कहेंगे कि देखिए ये मेरिट आधारित नहीं है, ये गुणवत्ता पर आधारित नहीं है, इससे जो इफिशियंसी है सरकार के अंदर वो प्रभावित हो गया। अरे भाई, आप जैसे महानुभाव ये बता दें कि आज ज्यादा इंडिया डेवलप किया है कि 50 साल पहले ज्यादा डेवलप किया था। जब इतना ही मेरिटधारी आप थे तो इन सारे समस्याओं का निदान तो निकल जाना चाहिए था ना, पहले ही हो जाना चाहिए था ना। तो मेरिट का कोई कंसेप्ट है नहीं, ये छलावा है। तो वैसे लोग ये विरोध करते हैं और कहेंगे क्या कि भारत टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाएगा, ऐसे जातियां सब हक मांगने लगेंगी तो मेरिट कहां बचेगा, भारत विखंडित हो जाएगा। क्या आज भी राजनीति में बिना जाति के राजनीति हो रही है क्या? टिकट बंटवारे से लेकर के वोटिंग पैटर्न आप उठा के देख लीजिए, सब उसी पर आधारित है। फिर भी ये लोग ये तर्क देते हैं, लेकिन इनका तर्क जो है तर्कहीनता के आधार पर है। तो वो लोग जाति जनगणना का विरोध करते हैं, बोलेंगे भारत विखंडित हो जाएगा। आज तक तो भारत का 75 साल हो गया, सब लोग यही स्पेकुलेट करके चले गए कि भारत कैसे टिकेगा, इसका डेमोक्रेसी कैसे चलेगा, संविधान कैसे चलेगा, एक न एक दिन ये विखंडित हो जाएगा। हुआ क्या? इसकी डाइवर्सिटी जो है, अनेकता जो है, इसकी एकता है। ये बात समझने की जरूरत है। दूसरा पक्ष है जो ये कहता है कि नहीं, अगर भारत को मजबूत करना है, विकसित करना है, तो कोई भी देश पूरे वर्ल्ड में आप उठा के देखिए तभी विकसित हुआ है जब वहां की गरीब गुरबा जो जनता है उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। हमें बताइए कि विकसित भारत का क्या मतलब होगा अगर उसकी 80% जनसंख्या जो है गरीबी रेखा के नीचे रहे, उसके साथ अन्याय होता रहे, उसके साथ शोषण होता रहे। क्या वैसा विकसित भारत चाहते हैं आप, जो मुट्ठी भर लोगों का केवल हो, वो सोचते हो कि यही भारत है, वही भारत हो, वही डिफाइन करें, वही भारत हो, वोट आप किसी और का लें और सत्ता में आप बने रहें, वही भारत चाहते हैं आप? तो वैसा एक वर्ग है जो कहता है कि जातीय जनगणना से सामाजिक न्याय स्थापित होगा। जातीय जनगणना से हम जान पाएंगे कि कौन गरीब है सही में, कौन अमीर है, राज्य का संसाधन कौन लूट रहा है। जैसे आपने मिडिलमैन की बात करी, हमको आरक्षण में नहीं पता है कि कौन जाति ओबीसी के अंदर सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है। ये जब जनगणना होगा तो पता चलेगा कि ओबीसी के अंदर कौन सी ऐसी जाति है जो सबसे ज्यादा मलाई खा रही है। ये सबको पता है। हाँ, ये पता है, लेकिन आपके पास डेटा नहीं है तो उसका सारा फायदा वो उठा ले जा रहे हैं, आप टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। ओबीसी में अगर किसी को लाभ मिल रहा है तो सिर्फ एक ही जाति है, जो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। और कहते हैं जाति के भीतर ये लोग एक जाति ढूंढ लेते हैं, वही यहाँ पे हो रहा है कि बाकी सब मतलब हाशिए पर है। जी, हम यही बताना चाह रहे हैं कि ओबीसी के अंदर में एक ये जनरल टर्म है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, लेकिन इसके अंदर कौन सी जाति सबसे अधिक फायदा उठा रही है ये पता कैसे चलेगा? लोग कहते हैं कि ओबीसी तो सब जगह है, सब जगह है। तो आप किस ओबीसी की सब जगह की बात कर रहे हैं? आप ओबीसी के भीतर भी तो जाति देखेंगे ना कि वो यादव कहाँ है, कुशवाहा कहाँ है, पटेल कहाँ है, बहुत सारी जातियां हैं। उसी तरह एससी एसटी में कुछ जातियां हैं जो पूरी मलाई मार रही हैं, एसटी में कुछ जातियां हैं जो मलाई मार रहे हैं। लोग जानते ही नहीं है कि लोग एसटी में हैं भी। हाँ, अपर कास्ट में आप उठा के देख लीजिए, कुछ जातियां हैं जो सारे संसाधनों पर कब्जा की हुई हैं, लेकिन अपर कास्ट में ये बड़ा क्लैश है कि वो कह ही नहीं पाते क्योंकि उनका प्रिविलेज खोने का डर रहता है। उसमें कितनी जातियां हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन चुप हैं केवल इस नाम पर कि हम भी अपर कास्ट में आते हैं। वो अपर कास्ट का विरोध इसलिए नहीं करता है कि अपर कास्ट ही कहने लगेगा कि तुम हमारा ही विरोध कर रहे हो, तो फिर ओबीसी तो हमारा वैसे भी विरोध करेगा। तो कहने का मतलब हमारा स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड ये है कि भारत में इससे टुकड़े टुकड़े जो सोच रखने वाले लोग हैं वैसे हावी नहीं होंगे। इसे सामाजिक न्याय मजबूत होगा, सामाजिक न्याय आधारित राजनीति मजबूत होगी, और अगर सामाजिक आधारित राजनीति मजबूत होगी तो इससे संविधान के मूल्यों की रक्षा होगी, और इसका रिजल्ट और क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि जो सांप्रदायिकता आधारित राजनीति है, जो नफरत वाली राजनीति है, वो नफरत वाली राजनीति
कमजोर पड़ना शुरू होगी। और निश्चित तौर पर अगर हम देश का भलाई चाहते हैं, देश को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो बिना सामाजिक न्याय के, बिना आर्थिक न्याय के, बिना राजनीतिक न्याय के ये नहीं हो सकता। और ये तभी होगा, ये तभी हो सकता है जब इस देश में जातीय जनगणना हो। और इसलिए हम लोग का लगातार डिमांड रहा है, और इसीलिए हम बधाई देना चाहते हैं सरकार को कि इसको जितना जल्द हो सके संपन्न कराए और उसके आधार पर नीतियों का निर्धारण हो इस देश में। यही हमारा जवाब होगा। बहुत अच्छा आपका जवाब रहा। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा हमीद जी आपसे ये है कि जातीय जनगणना की मांग विपक्ष हमेशा से करता रहा है। जातीय जनगणना के निर्णय को व्यापक राजनीतिक परिदृश्य में आप इसको कैसे और किस रूप में देखते हैं? थैंक यू डॉक्टर रिंकी, ये भी सवाल उठाने के लिए, ये भी बहुत अहम है। देखिए, अभी का जो विपक्ष है, थोड़ा सा इसमें हम चेंज करना चाहेंगे। जो अभी का विपक्ष है, जो कांग्रेस सबसे मुख्य विपक्षी दल है इस देश की, पहले से इनका रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। ये भी जानना लोगों को जरूरी है कि अभी का विपक्ष उठा जरूर रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से लोकसभा के इलेक्शन में, राज्यों के इलेक्शन में लगभग खात्मे की तरफ अग्रसर है। और इसलिए आज उसे जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय की याद आ रही है। ठीक है, इससे पहले यही कांग्रेस की सरकारें रही हैं जो लंबे लंबे पार्लियामेंट के अंदर आरक्षण के खिलाफ भाषण इन्होंने दिया है। मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट था उसको लागू न करने का इतिहास इनका रहा है। आज जो राहुल गांधी कहते हैं सामाजिक न्याय, हम रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, हम संविधान को लेकर के चल रहे हैं, हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, यह सत्ता से बर्खास्त होने के बाद इनको याद आई है। इससे पहले का इनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इनके पिताजी हो, इनकी दादी रही हो, सबने आरक्षण को किसी न किसी रूप में खत्म करने का प्रयास किया है। जो ओबीसी का जो मुद्दा रहा है, एससी एसटी का मुद्दा रहा है, उसको हमेशा दरकिनार करने का कोशिश किया है। जब मंडल आयोग लागू करने की बात हो रही थी, तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में इनके पिताजी ने सबसे रिकॉर्ड, मतलब सबसे लंबा भाषण दिया था आरक्षण के खिलाफ और मंडल आयोग के खिलाफ। यह भी पता है कि इंदिरा गांधी ने किस तरह से मंडल आयोग के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला था। ये भी सबको पता होना चाहिए। जो मंडल इससे पहले जो जातीय सामाजिक आर्थिक जनगणना की बात हुई थी, जिसको मनमोहन सिंह ने वो कराया था, किस तरह से, किस साजिश के द्वारा उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं होने दिया गया। जबकि जो इनके गठबंधन के साथियों ने ये वो किया था कि जब तक आप ये नहीं कराएंगे हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उस रिपोर्ट को कभी पब्लिक नहीं होने दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो विपक्ष है वो भी मजबूर है, मुख्य विपक्षी दल मजबूर है कि अगर सत्ता में आना है तो सामाजिक रूप से पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी, इनको साथ में लेना होगा, उनके मुद्दों को उठाना होगा। तो किसी शौक से नहीं उठा रहे हैं, ये उनकी सत्ता की मजबूरी है। और मजबूरी है तो ये भी अच्छी बात है ना भाई, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो ये तो आपको 50 साल 60 साल पहले से करना चाहिए था। ये आज ही आपको क्यों याद आ रही है, इस पर भी एक सवाल उठना चाहिए। तो निश्चित तौर पर विपक्ष ने मुद्दा बनाया है, और मुद्दा जब बनता है विपक्ष के द्वारा तो निश्चित है कि सरकार भी प्रेशर में आ जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग इसके सपोर्ट में है। जातीय जनगणना के सपोर्ट में यहाँ का जो भी आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव फोर्स है, जिसको लगता है कि इस देश का विकास होना चाहिए, इस देश में सामाजिक न्याय होना चाहिए, इस देश में संवैधानिक मूल्य स्थापित होना चाहिए, वो हर व्यक्ति डिमांड कर रहा है कि जातीय जनगणना क्यों नहीं हो रहा है। और उन राज्यों में आप विकास की जो सीमा देखे हैं तो उससे पता चलेगा कि जातीय जनगणना से लोगों को फायदा होगा। तभी आपको पता होगा कि कौन गरीब है, कौन अमीर है। सही पॉलिसी तभी बनेगी, सही प्रोग्राम तभी बनेंगे, तभी सामाजिक न्याय जो संविधान में दिया गया है वो मुकम्मल होगा। तो विपक्ष को भी धन्यवाद कि देर से ही जगे, वो भी जगे, देर आए दुरुस्त आए, वो भी दुरुस्त आए, और सरकार भी दुरुस्त आए, और दोनों मिलकर के इस जातीय जनगणना को वैज्ञानिक तरीके से कराएं। कौन फायदा उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है, उसके बारे में पता लगाएं, और उस आधार पर पॉलिसी बने जिससे इस देश में कोई गरीब न रहे, किसी के साथ अन्याय न हो, कोई भी राज्य के संसाधन से वंचित नहीं रहे, उनको वो जगह मिले जो एक मानव को मिलना चाहिए। हमारा संविधान एक आदर्श सपना देखता है सबके बराबर होने का, सबको बराबरी के हक देने का।
सबका प्रतिनिधित्व होने का, और इस देश में वो नहीं है। जब तक वो स्थापित आप नहीं करते तब तक आप एक विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। और उस कल्पना को पूरा करने में ये जातीय जनगणना का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। इससे देश मजबूत होगा, सामाजिक न्याय मजबूत होगा, हमारी एकता मजबूत होगी और हम और मजबूत हो करके उभरेंगे। यही हमारा जवाब होगा इस सवाल के जवाब में आपके। बहुत अच्छा रामित जी, आपने मेरे सभी प्रश्नों का जवाब बहुत बारीकी के साथ दिया। और पुनः एक बार फिर मैं मोदी कैबिनेट को जाति जनगणना निर्णय लेने का बहुत बहुत मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और मुझे लगता है मोदी हैं तो सब कुछ है। ये सपना उन्हीं के कार्यकाल में पूरा होना तय था और ये बहुत ईमानदारी के साथ अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि वो जब तक रहेंगे तब तक वो करते रहेंगे, दबे कुचले वंचित लोगों की भावनाओं को समझते रहेंगे। तो दर्शकों, अब इजाज़त दीजिए। हम लोग उपस्थित होते हैं फिर एक कोई नए विषय पर फिर बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद डॉक्टर रिंकी इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए। और हमारी भी उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही सही, लेकिन ये जो है काम होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। और जो भी वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोग हैं उनके प्रति हमारी सद्भावना हमेशा होना चाहिए, क्योंकि इस देश की मजबूती के लिए वो हर व्यक्ति अहम है, जो हाशिए पर हो या सत्ता में हो, चाहे वो कहीं खड़ा हो। हर भारतीय के लिए हर मतलब भारत के लिए हर व्यक्ति जरूरी है, और उस जरूरत के लिए ये जातीय जनगणना उतना ही जरूरी है। तो सबको फिर से बधाई, सरकार को भी बधाई, विपक्ष को भी बधाई, और भारतीयों को सबसे बड़ी बधाई मिलनी चाहिए कि उन्होंने ये प्रयास किया और आज उसे हम होते हुए देख रहे हैं। तो डॉक्टर रिंकी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय जय भारत। भारत। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।